अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। बानी पीटीआई को केसेस में रिलीफ मिल रहा है। अब 190 मिलियन पाउंड केस भी हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है, जिसके बाद अब इस केस का फैसला भी किसी वक्त आ सकता है। मुमकिन है बानी पीटीआई को यहाँ से अदालती रिलीफ मिल जाए, लेकिन इसके बावजूद बानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ के लिए मामला इतना सादा नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हुकूमत तहरीक इंसाफ का हर तरह से रास्ता रोकना चाहती है। जैसा कि इलेक्शन एक्ट बिल पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने दस्तखत कर दिए हैं, जिससे ये साफ जाहिर है कि मखसूस नशस्तों पर पीटीआई का रास्ता रोकने के लिए हुकूमत के साथ उसकी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी भी खड़ी है। दूसरी जानिब 9 मई वाक़े पर तब बड़ी मुश्किल में आ सकती है। आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के बाद बानी पीटीआई से सवाल किया गया कि आपके खिलाफ जितने भी केसेस के फैसले हुए, आपको अदालतों से रिलीफ मिल गया। अब आपके और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक ही इशू है, वो 9 मई का है। वो भी अपने मौके पर कायम है, आप भी अपने मौके पर कायम है। कोई तीसरा रास्ता बताएं ताकि इस मसले को हल किया जाए। इस पर बानी पीटीआई ने कहा कि मैं भी चाहता हूं अमन हो, मुल्क में इस्तेहकाम हो। 9 मई पर एक ही रास्ता है, हमें इंसाफ दिया जाए। सहाफ़ी ने सवाल किया कि हुकूमत में शामिल लोग कह रहे हैं कि आप इसलिए माफ़ी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि आपका ट्रायल अब मिलिट्री कोर्ट्स में होना है। इस पर बानी पीटीआई ने कहा कि इनका एक ही मकसद है, फ़ौज के ज़रिए पीटीआई को ख़त्म किया जाए और ये बच जाए, लेकिन ये नहीं बचेंगे। मेरे खिलाफ ये सब इसलिए किया जा रहा है कि मैं कोई डील करूं, लेकिन मैं कोई डील नहीं करूंगा। मेरे खिलाफ जितने मुकदमात बनाए हैं बना लें, जितना जेल में रखना है रख लें। अब बानी पीटीआई एक तरफ डील ना करने की बात करते हैं, दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ और की जानिब से तासुर जाहिर किया जा रहा है कि वो पाक फौज से मामलात को हल करना चाहते हैं। और कल बानी पीटीआई ने 9 मई पर मशरूत माफ़ी मांगने का भी ऐलान किया, लेकिन पाक फौज में 9 मई को लेकर मौक़िफ़ वाज़ेह है कि 9 मई के ज़िम्मेदारों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। इस हवाले से वाकिफ़ान हाल का कहना है कि हुकूमत और अस्करी क़यादत के दरमियान मुलाकातें भी हो रही। आज उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने और मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के हवाले से भी बात की और 9 मई को दिलखराश वाक़या वज़ीर आज़म क्या कह रहे थे, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। जो पाकिस्तानी होने का दावा करते हैं और उस लिबादे में दुश्मनी कर रहे हैं, हमें उनको पहचानना है और उनका हमें सामना है, उनका मुकाबला करना है। सोशल मीडिया पर जो झूठ बोला जाता है, हकायक को मस्ख किया जाता है, गाली गलोच का बाजार गर्म है और यहाँ पर बैठे ये सिपा सलार, ये सामने बैठे फौजी अफसरान, पुलिस के अफसरान जिन्होंने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बड़ी बड़ी अजीम कुर्बानियां दी हैं, उनको आज सोशल मीडिया पर जिस तरीके से बेहुरमती की जा रही है। 9 मई का वाकया आपके सामने है, उससे ज्यादा दिलखराश वाकया पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं हुआ। अब वज़ीर आज़म का सोशल मीडिया मुहिम और 9 मई वाक़े के खिलाफ मौक़िफ़ नज़र आया, वो पाक फ़ौज का भी ऐसा ही है। अब देखा जाए तो हुकूमत पर भी ये दबाव है कि 9 मई के ज़िम्मेदारों का तयन करके उन्हें कानून के मुताबिक सज़ा दिलवाई जाए। तहरीक इंसाफ पर 2 बड़े इल्ज़ामात जो लगते हैं वो यही हैं कि एक तो इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम सोची समझी साजिश के तहत चलाई गई और दूसरा 9 मई वाक़या पूरी मनसूबाबंदी के साथ किया गया। 9 मई वाक़े पर हुकूमत ये दावा करती है कि 9 मई में पीटीआई के मुलव्विस होने की वीडियोज़ मौजूद हैं, सब्सटेंशियल एविडेंसेस हैं। अगर ऐसा है तो फिर सवाल ये उठता है कि अब तक ज़िम्मेदारों का तयन क्यों नहीं हो सका। 9 मई में नामजद मुल्ज़िमान को एक एक करके रिहाई मिलती चली जा रही है। पीटीआई रहनुमा आलिया हमज़ा को रिहा कर दिया गया है। फिर इस तरह रऊफ़ हसन, जिन पर इदारों पर सोशल मीडिया मुहिम चलाने का इल्ज़ाम लगा, उन्हें भी अदालत से रिलीफ दिया गया। अब यही सारी वजूहात हैं जिस पर पाक फ़ौज तशवीश का इजहार कर रही है। और आज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने भी सोशल मीडिया मुहिम के खिलाफ खुलकर बात करते हुए कहा कि सोशल मीडिया के इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है। आर्मी चीफ का कह रहा था कि हम लोगों को कहते हैं कि अगर एहतजाज करना है तो ज़रूर करें, लेकिन पुरअमन रहें। अल्लाह ताला का फरमान है कि दीन में जबर नहीं है। आर्मी चीफ ने अपनी गुफ्तगू में यह भी कहा कि अल्लाह के नज़दीक बुरा जुर्म फसाद फिल अर्ज़ है। अब आर्मी चीफ के बयान से वाज़ेह है कि पाक फ़ौज अपने खिलाफ मुहिम चलाने वालों के बारे में क्या सोच इससे पहले DGISPR का कहना था कि सोशल मीडिया मुहिम के खिलाफ कानून साजी होनी चाहिए। DGISPR इस हवाले से क्या दो टोक मौक़िफ़ दे चुके हैं, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। कनना है जिसका हक है कानून साजी करना, कि ये जो झूठ प्रोपेगेंडे और फेक न्यूज़ की है, जो बाजार गर्म है, जिसपे इल्ज़ाम तराशियां बिला सबूत इल्ज़ाम तराशियां सुबह से लेकर शाम तक तवातर से जारी हैं, इसके ऊपर जो मुकन्ना है वो ज़रूरी कानून साजी करे। क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर आज इस मुआशरे में से नफरत, हिजान, झूठ, प्रोपेगेंडा, इसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया तो ये इस मुआशरे की, जिस मुआशरे में हम रहते हैं, इसकी बुनियादों को हिला के रखते हैं।
अब पाक फौज का ये मौक़िफ़ तो वाज़ेह है कि मनफी मुहिम चलाने वालों के गिर्द घेरा तंग किया जाए और 9 मई के ज़िम्मेदारों के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए उन पर मुकदमात चलाकर उनका फैसला किया जाए। अब जैसा कि हुकूमत की बकौल तहरीक इंसाफ 9 मई पर मजलूम बनने की कोशिश कर रही है और बानी पीटीआई के मशरूत माफ़ी मांगने के बयान के बाद हुकूमत 9 मई पर तहरीक इंसाफ के खिलाफ और भी ज़्यादा तनकीद करना शुरू हो गई है। हुकूमती कैंप से कुछ ऐसी ही बातें सामने आ रही हैं जिससे लग रहा है कि अभी घुटन और बढ़ेगी बानी पीटीआई और पीटीआई के लिए। जावेद लतीफ़ क्या कहते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। आज ये बात करता है कि मुझे फुटेज दिखाई जाए, अगर मेरे लोग होंगे तो मैं माफी मांगूंगा, उनको सजा मिलनी चाहिए। जब आप हमला कर रहे थे, करवा रहे थे, उसकी माफी मांगोगे। जिनको आपने निशाना बनाया वो माफी शायद दे देते, मगर जिनके मुजस्समे आपने फख्र के साथ चौकों चौराहों में नस्ब करवाए कि ये हमारे शोहदा हैं, तो उनके खानदानों से कौन माफी मांगेगा। वो पीटीआई पे पाबंदी की आज बात की जा रही है। 9-10 मई का जब वाकया किया गया था उस वक्त लगनी चाहिए थी और उस वक्त कौम को बताना चाहिए था कि कभी सियासी जमातें जो हैं रियासत पे हमलावर नहीं होती। आज मुसद्दिक मलिक ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो क्या कहते थे जरा वो भी आपको दिखाते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपने कुछ गिड़गिड़ाना शुरू किया है। खुदारा माफ कर दें, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो मैं माफी मांग लेता हूं। अरे अगर ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा हुआ है तो माफी मांगें। ये जो बार बार अगर मगर करते हैं कि अगर ये है, अगर वीडियो है, अगर फोटो है, तो वीडियोस तो चलती रही हैं लाइव। हुआ है तो माफी मांगें ताकि ये बात खत्म हो, हम भी खत्म करें। हम भी आपसे ये बात नहीं करना चाहते। अब जब हुकूमत मौक़िफ़ पर डटी हुई है, बातचीत इस पर नहीं होगी, फौज मौक़िफ़ पर डटी हुई है, तो पीटीआई भी कह रही है कि फिर आप मौक़िफ़ पर डटे हैं अपने, तो हम भी डटे हुए हैं। DGISPR वो अपने मौके पे डटे रहे, हम लोग अपने मौके पे डटे हैं। हम मुहब्बे वतन लोग हैं। हमें किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी से कोई पाकिस्तान से मोहब्बत का या पाकिस्तान से नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट हमें किसी से नहीं चाहिए। हम लोग पाकिस्तान के सबसे बड़े नेशनलिस्ट और सबसे बड़े मोहब्बत करने वाले हैं और सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान की। इसको आप ऐसे नहीं कर सकते। अब लगता तो ये है कि एक डेड लॉक है और सख्त डेड लॉक है, मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे है। यहाँ पे जो एक तासुर कायम किया जा रहा था कि कहीं ना कहीं पीटीआई के मामला तय हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, ये तो बिल्कुल रिवर्सल उसका लग रहा है कि रिवर्स गियर लग गया इस सारे मामले को। इस पर बात करेंगे। अभी अज़ान मगरिब का मुख्तसर सा वक्फा है, उसके बाद जब आएंगे तो इमरान शफकत साहब ने भी ज्वाइन किया। इमरान शफकत साहब से इस सारी सिचुएशन पर उनका एनालिसिस लेने की कोशिश करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार इमरान शफकत साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम इमरान शफकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि आज उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आज़म ने तो खिताब किया ही है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने भी खिताब किया है। तो जनरल आसिम मुनीर के खिताब के कंटेंट्स आपने देखे होंगे। ये किसके लिए पैगाम था, जो पैगाम आज उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दिया? देखें, वैसे तो मुखातबीन तो उनके सामने बैठे हुए थे, लेकिन जो आप बात कहना चाह रहे हैं वो वही है जो वहाँ पर मौजूद नहीं थे और एक बड़े पर्सपेक्टिव में उन्होंने बात की है। और मतलब अगर मैं कहूँ कि ये वही मुखातबीन थे जो पाकिस्तान में इस वक्त अपनी मर्जी की सूरत हाल क्रिएट करना चाहते हैं, वही उनके मुखातिब थे। तो इसका मतलब ये है कि बानी पीटीआई जो बार बार कह रहे हैं कि फ़ौज से मुज़ाकरात के लिए तैयार है, आप कोई नुमाइंदा मुकर्रर करें, मशरूत माफ़ी भी मांग लेंगे, तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने ये कहा है कि एब्सोल्युटली नॉट। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये बातें जो है, अब तो खैर आर्मी चीफ ने बहुत ज़्यादा क्लियर कट उस तरह की बात नहीं कही, लेकिन DGISPR जो 5 अगस्त की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें वो बड़ा दो टोक और क्लियर कट कह चुके हुए हैं। आज भी कुछ खबरें इस तरह की आ रही हैं कि जो पाकिस्तान के वज़ीर दिफा हैं उन्होंने भी कहा है कि अगर इमरान खान साहब 9 मई के वाक़यात की माफ़ी भी मांग लें तो तब भी उनके साथ मामला जो हैं वो कानून के मुताबिक ही डील किए जाएंगे, क्योंकि वो 9 मई के वाक़यात के सरगना हैं। तो ये उनसे पूछा गया था, ख्वाजा आसिफ साहब से, हामिद मीर साहब ने ये वाली गुफ्तगू की है, तो उन्होंने कहा कि जी 9 मई का बयानिया तो लगता है कि पिट चुका हुआ है। तो जवाब में उन्होंने कहा कि आप आने वाले आइंदा कुछ दिनों में देख लेंगे कि वो बयानिया कितना पिटा है या कितना नहीं पिटा। बेसिकली जो एक कह लें कि हवा बनी हुई थी या एक तासुर ये लिया जा रहा था जब वो अपना नुमाइंदा मुकर्रर करने की बात कर रहे थे कि शायद बिहाइंड द कर्टन कुछ चल रहा है,
और यही जो सवाल था वो बड़ा 5 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुमताज भट्टी साहब ने बड़े कैटेगोरिकली अंदाज में पूछा था DGISPR से, और उसी तरह उनको बड़ा क्लियर जवाब मिला। उससे पहले जो ये बातें चल रही थी कि इमरान खान साहब ने लिमा बीबी के जरिए, उमर अयूब साहब के जरिए जो पैगाम भेजा है वो बेसिकली कह लें कि इस तरह से है कि मामला पीछे से कोई चल रहे हैं, बातचीत कोई चल रही है, और उसको एक पब्लिक फेस देने के लिए ये वाली बातें शुरू हुई वैसे कोई हैं। बातचीत चल रही थी इमरान शफकत साहब, आपके सोर्सेज क्या कहते हैं? देखें, मैंने बहुत अपने, जाहिर है कि हम सारा दिन यही काम कर रहे होते हैं, तो पाकिस्तान की जो पावर पॉलिटिक्स है उसमें चीज़ें जो नज़र आ रही होती हैं या जो हम खबरें सुन रहे होते हैं, जो खबरें नशर हो रही होती हैं, वो खबरें उस तरह से होती नहीं हैं, या यूं कह लें कि वो अशरे अशीर भी नहीं होता जो बैकग्राउंड के ऊपर चीज़ें होती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा शक हुआ था कि एकदम से ये जो चीज़ें बदलना शुरू हुई हैं, इनके पीछे क्या कहानी है। तो जब पता किया, रेलिवेंट लोगों से पता किया, तो उस तरफ से तो था कि कोई बातचीत इस तरह की नहीं है। अलबत्ता एक दफ़ा जब बुशरा बीबी इस्लामाबाद में उनका 4 दिन का क़याम था, बल्कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा था, और उन्होंने सरीना होटल जो था उसमें 2 स्वीट्स बुक करवाए हुए थे। तो कुछ लोगों से उनकी ना सिर्फ शहजादे से मुलाकात थी, पाकिस्तान के अंदर भी कुछ जो उनकी जो सोशल सर्कल में जो कुछ बेगमात थी, उनके साथ उनके राब्ते हुए थे, और वो राब्ते फिर पाकिस्तान की जो हाई कमांड है एस्टेब्लिशमेंट की, उन तक वो बात पहुंची, तो वो बात सुनी अनसुनी कर दी गई थी। तो वो एक, आप थोड़ा सा कह सकते हैं कि किसी लेवल के ऊपर अगर कहीं पर किसी ने इनिशिएटिव लिया था तो वो बुशरा बीबी। लेकिन इमरान साहब, ये तो बड़ी पुरानी बात है। अब देखिए, इमरान खान साहब को जो है गिरफ्तार हुए 1 साल गुजर गया है, और इसी असना बुशरा बीबी खुद भी गिरफ्तार हो गई। तो रिसेंटली इसका मतलब ये सारी चीज़ें सिर्फ अफवाही थी, कयासराइयाँ थी, कोई ऐसी बैकडोर बात चल रही, कोई बात नहीं हो रही थी। और देखें एक जी और फिर अब क्या ये ख्वाजा आसिफ साहब जो कह रहे हैं, इसका मतलब ये समझा जाए कि बानी PTI का 190 मिलियन पाउंड केस के बाद 9 मई के अंदर कोई मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करना मकसूद है? ये तो इमरान खान साहब बजाते खुद अपनी जुबान से ये वाली बात कर चुके हुए हैं कि ये आने वाले दिनों में मेरा मुकदमा लेके जाएंगे वहां पर फौजी अदालतों में। तो ये तो होना ही है। वजीर दिफा साहब ने भी ये वाली बात कह दी है। जो हर्डल्स आपको नजर आ रही हैं कुछ जो लीगल फोरम्स के ऊपर, वो हर्डल्स भी मेरा ख्याल है कि वो आने वाले चंद दिनों की बात है। वो भी मुकदमात जो हैं वो किसी ना किसी अपने अंजाम को पहुंचेंगे। तो पाकिस्तान की पार्लियामान बड़ी एक्टिव हो चुकी है। आज सदर ममलिकत ने उसके बिल के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं। 2/3 मेजॉरिटी जो है वो गवर्नमेंट के पास आ रही है, बल्कि वो एक महज अब एक कागजी कार्रवाई पीछे बची है। तो प्रैक्टिकली तो वो 2/3 मेजॉरिटी एक तरह से आप यूं कह लें कि बहाल हो नहीं, चुकी लेकिन अगर है सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन कर दे तो? नहीं, एक बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ये पार्लियामान का फैसला है, और सुप्रीम कोर्ट अगर स्ट्राइक डाउन करेगी तो फिर कुछ नए मामला शुरू हो जाएंगे, और वो जो सुप्रीम कोर्ट में जाहिर है कि बाखबर लोग बैठे होते हैं, तो वो अवॉइड करेंगे इस सूरत हाल को एक महाजराई के उस लेवल के ऊपर ले जाए। यानी आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जो रेजिस्टेंस आ रही थी उसको मैनेज कर लिया गया है? जी, वो ऑलमोस्ट वो मैनेज हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद अगर कहीं सी जानिब से कोई मुहिम जोई अगर होती है तो फिर वो एक तरफा नहीं होगी, फिर वो 2 तरफा होगी। तो इस मुहिम जोई से बचना चाहिए। पाकिस्तान आइन और कानून के मुताबिक चल रहा है, पार्लियामान है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, नहीं इमरान साहब, डेमोक्रेसी तो है। ये जो 2/3 मेजॉरिटी हुकूमत लेना चाहती है, ये इससे करना क्या है? कोई आईनी तरमीमी पैकेज मंजूर कराना है हुकूमत ने? यानी आने वाले दिनों में हम देखेंगे अमेंडमेंट्स देखेंगे? मेरा इसके बारे में बड़ा एक अलग से मौकफ है। वो ये है कि इस तरह के जो बंदोबस्त होते हैं वो आपकी हुकूमत को मजबूत नहीं करती। चीजें, गवर्नेंस जो है वो गवर्नमेंट को मजबूत करती है। अगर तो गवर्नेंस जो है वो मौसर होगी तो चीजें जो है वो स्मूथ हो जाएंगी। बांग्लादेश की आप मिसाल आप देख लें, गवर्नेंस के इशू जो थे वो बने, कोई शख्सियात का मामला नहीं था। तो लोगों के जो मसाइल हैं अगर वो अपनी जगह पर मौजूद हुए तो फिर ये चीज़ें जो है ये बरंगेख्ता करती हैं, या यूँ कह लेंगे जो ग्राउंड के ऊपर प्लेयर्स होते हैं उनको हेल्प आउट करती हैं।
इमरान खान साहब पिछले 1 साल से 5 अगस्त को पूरा 1 साल उनको हो गया है। अगर उनकी कैद अगर किसी लोगों का कुछ लोगों का मसला होती या उनके जो केसेस हैं या उनकी सियासत अगर लोगों का मसला होती तो अब तक इमरान खान साहब जो हैं वो कुछ ना कुछ गेन कर चुके होते। तो कोई तहरीक तो नहीं चल सकी। लेकिन ये कहना कि जी के इमरान खान साहब के लिए लोग उठ खड़े होंगे, वो एक डिफरेंट बात है। लोग अपने मसाइल जो है वो तो बहरहाल अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। तो पॉलिटिकल जो फोर्सेस होती हैं वो लोगों की जो महरूमियां होती हैं उन्हीं को ही एक्सप्लॉइट करती हैं, उन्हीं से ही कोई फायदा लेने की कोशिश करती हैं। तो चीजें जो हैं वो बहुत सिंपल नहीं है। तो इमरान साहब क्या समझा जाए, आज शहबाज शरीफ साहब ने भी तकरीर की और उसमें वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तारीफें भी करते रहे, तो ये सेम पेज की हुकूमत है, सफ़ा बरकरार है और यूं ही बरकरार रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा? देखें, जो सेम पेज होता है वो सिर्फ बातों से नहीं कायम रहता, उसके लिए आपको गवर्नेंस जो है वो मुअस्सर बनानी पड़ती है, लोगों को रिलीज देने पड़ते हैं, लोगों के मसाइल का तदारुक करना पड़ता है, फिर जाके आपकी गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट हो वो उसका सेम पेज हो या सिंगल पेज हो, इत्तेहाद हो या ना हो, वो तब फायदा दे सकता है। वो तो नहीं मिल रहा सर, आवाम को आज भी ₹2.56 महंगी कर दी गई है बिजली। नहीं, वो लगे हुए हैं उसके ऊपर। और मेरा ख्याल है कल शायद जो एहसन इकबाल साहब है उनका कहना था कि वजीर आजम साहब दिन रात बिजली के बिलों के बारे में सोच रहे होते हैं। ये उनको भी पता है कि अगर ये वाली चीज़ें हैंडल ना की गई, इनको रीनेगोशिएट ना किया गया, तो लोगों की जो ज़िंदगी जीरन अगर होगी तो बेसिकली तो वो हुकूमत के लिए मसाइल खड़े होंगे। तो अगर हुकूमत स्मूथ चलनी है, अगर कोई सियासी वेंचर जो है वो या कोई एडवेंचर किसी का रोकना है, तो उसके लिए फिर लोगों को कोई ना कोई रिलीफ देना पड़ेगा। अदरवाइज ये जो बंदोबस्त होते हैं, सियासी जोड़ तोड़ जो होती है, ये कारगर साबित नहीं होती। आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तारीफें करें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपकी तारीफें करें, इनसे फर्क नहीं पड़ता होता। फर्क पड़ता है आप गवर्नेंस का, आपका स्टाइल क्या है, आपकी गवर्नेंस का मॉडल क्या है, आपकी गवर्नेंस ने लोगों को कोई पे किया है, लोगों के मसाइल कोई हल किए हैं। तो अगर तो वो कर लेंगे, टाइम जो है वो कहते हैं ना कि वो जरा मुख्तसर सा ही है। अगर आप थोड़ा सा मसाइल को गौर से देखें और जो आने वाले दिनों में जो कुछ तब्दीलियां रूनुमा होने वाली हैं पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर और इंतजामी मंजरनामे के ऊपर। बिल्कुल। इमरान साहब, लास्टली एंड वेरी क्विकली उन्हीं तब्दीलियों से जुड़ा हुआ क्विकली बताइएगा, दिसंबर तक आप देख रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है हुकूमत को, या आपको लगता है कि नहीं बहुत नाजुक दौर से गुजर रही है अभी और दिसंबर तक जो है ना मामलात अभी मैच्योर होंगे, अभी इतना सादा नहीं है मामला? नहीं, देखें, बात यह है कि अगर तो गवर्नमेंट जो है वो डिलीवर कर गई, अगर गवर्नमेंट जो है वो चीज़ों को हैंडल कर गई इंतजामी मामलात के ऊपर, तो उसके सियासी मामलात भी ठीक रहेंगे। अगर इंतजामी मामलात में वो कहीं पर कमजोर रह गई, लोगों को डिलीवर ना कर सकी, तो फिर जाहिर है कि फिर एक्सप्लॉइट करेंगे लोग सूरत हाल को। सियासी क़यादत जो है वो एक्सप्लॉइट करती है इस तरह की सिचुएशन को। बहुत शुक्रिया। इमरान शफकत साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बांग्लादेश में तब्दीली की बाज़गश्त पाकिस्तान में भी सुनाई देने लगी है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हम। बांग्लादेश में सियासी रुत बदल चुकी है। शेख हसीना वाजिद की लंबी और तारीख हुकूमत अपने अंजाम को पहुंच चुकी है और अब नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। बांग्लादेशी हुकाम के मुताबिक डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की काबीना इब्तदाई तौर पर 15 अरकान पर बनने जा रही है। अबूरी हुकूमत आज हल्फ उठाएगी। बांग्लादेश में माइक्रो फाइनेंसिंग के बानी 84 साला डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की पहचान एक बैंकार के तौर पर है, जिनको लाखों अफराद को गुर्बत से निकालने की बुनियाद पर सराहा जाता है। इसी बुनियाद पर मुल्क के अवाम में उनका ख़ास एहतराम पाया जाता है। मोहम्मद यूनुस को गुर्बत में फंसे अवाम की मदद करने की वजह से सन 2006 में नोबेल जो प्राइज़ है वो दिया गया और नोबेल पीस प्राइज़ है जो इनके पास मौजूद है। 28 जून 1940 को बांग्लादेश के ज़िला चिटागोंग में पैदा होने वाले डॉक्टर मोहम्मद यूनुस पेशे के एतबार से बैंकर और माहिर उमूर इक़्तिसादियात हैं। मोहम्मद यूनुस ने बैंकिंग सिस्टम में ऐसे छोटे कर्ज़ों का निज़ाम मुतारिफ़ कराया था जिनकी वजह से गरीब अवाम खुसूसन ख़वातीन को गुर्बत से निकलने में मदद मिली। अब शेख हसीना वाजिद के तवील मुद्दती इक़्तिदार के बाद तलबा तहरीक के नतीजे में खात्मे के बाद अब तलबा रहनुमाओं की तजवीज़ पर उन्हें बांग्लादेश की नई अबूरी हुकूमत की क़यादत के लिए मुंतखब किया गया है। इंतखाबात तक अबूरी हुकूमत की सरबराही करेंगे। अब बांग्लादेश में सियासी तब्दीली के बाद पाकिस्तान में भी सियासी रहनुमाओं की जानिब से बांग्लादेश जैसे हालात होने पर ख़बरदार किया जा रहा है। ऑपोजिशन जमातें हुकूमत को ख़बरदार कर रही हैं कि अगर हुकूमत ने अपनी पॉलिसीज़ को तब्दील नहीं किया
तो यहाँ भी ऐसे ही हालात रूनुमा हो सकते हैं। इस हवाले से शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि लम्हा फिक्रिया है कि 70 साल से हम कहाँ खड़े हैं। आपके सामने बांग्लादेश की मिसाल है, यहाँ भी ऐसे मामला हुए तो क्या होगा। शाहिद खान अब्बासी इस मुताल्लिक क्या कहते हैं, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूँ। लम्हा फिक्री है सब कि आज 70 साल के बाद हम कहाँ पर खड़े हैं। सोचें हम कहाँ पर खड़े हैं, मुल्क कहाँ पर खड़ा है। ये आपके सामने बांग्लादेश की मिसाल है। ये हालात यहाँ पैदा हुए तो क्या हो। कोई फौज अपने मुल्क पर गोली, अपने अवाम पर गोली नहीं चलाई। ये बात याद रख, बांग्लादेश में नहीं हुआ। कि मुल्क कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं, क्या तारीख हमें माफ करेगी। मुल्क मुश्किल में है, लेकिन अरबाब इक़्तिदार और अरबाब इख्तियार को परवाह नहीं। अब सिर्फ यही नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ भी उम्मीद जाहिर कर रही है कि हुकूमत का हाल बांग्लादेश जैसा होने जा रहा है। कल आपने अवाम की जमे गफीर देख लिया है और ये हुकूमत के लिए निशान अबरत बनेगा। ये तो इनको चाहिए बेहतर है शहबाज शरीफ आज से फोन कर ले हसीना वाजिद को, फोन करके रास्ता पूछ ले जाना फिर किस तरीके से अवाम के हकूक पे डाका डालने वालों का यही हक होता है। मैं शहबाज शरीफ को कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए कोई हेलीकॉप्टर नहीं आएगा। इस्लामाबाद से वाघा बड़ा दूर है, इसलिए सबक सीखो बांग्लादेश से और डरो उस वक्त से जब सारे खुद अपने हुकूक के लिए सड़क पे आए। अमीर जमात इस्लामी जो महंगाई और बिजली के बढ़ते बिलों के खिलाफ धरने पर है, वो भी हुकूमत को कह रहे हैं कि अगर हुकूमत ने अवाम को रिलीफ न दिया तो यहाँ बांग्लादेश जैसी सूरत हाल जन्म ले सकती है। मईशत नहीं चला सकते, तुम महंगाई कम नहीं कर सकते, तुम बिजली के बिल कम नहीं कर सकते, तुम IPPs को लगाम नहीं दे सकते, तुम गैरत का मुजाहरा नहीं कर सकते, तो फिर सुन लो आज जो कुछ बांग्लादेश में हुआ है तुम्हारा फिर वही मुकद्दर होगा। उसी तरह से नौजवान उठेंगे। फिर तुम्हें आज हसीना वाजिद को तो एयरलिफ्ट से उठा लिया गया, कहीं ऐसा ना हो शहबाज शरीफ साहब कोई एयरलिफ्ट भी ना पहुंच सके, फिर तुम्हारा क्या बनेगा। उस दिन से बचो और हमारा हक हमारे हवाले कर। इस वक्त सेनेटर एमल वली खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है इस मामले पर, उनसे बात करते हैं। एमल वली खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये जो कंपैरिजन किया जा रहा है बांग्लादेश के हालात का पाकिस्तानी हालात से, इस पर तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपका कमेंट चाहूँगा। बानी PTI ये जो कह रहे हैं कि मशरूत माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, तो आपके ख्याल में ये बर्फ़ पिघल जाएगी जो दोनों तरफ से जमी दिखाई देती है? पहले तो मैं उनको सलाह मशवरा दूंगा, ये जो वकला जाके अगर उनसे मिल रहे हैं तो मैं मशवरा दूंगा कि अगर बात इसकी है कि हमें दिखा दें और सबूत दिखा दें फिर हम माफ़ी मांग लेंगे, तो मेरे ख्याल में मांग लें तो बेहतर है। सबूत भरे पड़े हैं और ये माफ़ी नहीं, ये तरले करेंगे। अभी आप ज़रा आगे देखते जाएं। आपको कैसे दिखाई दे रहा है तरलों पे? क्योंकि देखिए एक केस है, उस केस में से अदालत रिलीफ दे देती है या जिसको वो कहते हैं इंसाफ दे देती है, केसेस दर केसेस बने और फिर अदालतों से इंसाफ दर इंसाफ भी मिलता रहा, रिलीज़ भी होते रहे। अब 190 मिलियन पाउंड केस है, इसके बाद क्या? तो कब तक जो है वो एक साल से ज़ायद का अरसा तो गुजर गया खान साहब को। पाकिस्तान का तारीख हमारे सामने पड़ा है, ये केस की बात नहीं है, ये सेलेक्टेड और सेलेक्टर्स के बीच की लड़ाई की बात है। तो वो जब तक होगी केस पाकिस्तान में, आपको पता है रातों रात 100 केसेस बन जाते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए आपसे तो एक सवाल इसलिए भी रेलेवेंट है ना कि आपकी पार्टी के ऊपर भी बैन लगा था, नेशनल अवामी पार्टी के ऊपर, और फिर उसके बाद अब अवामी नेशनल पार्टी की शक्ल में मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी बैन करने की बात तो हुई, लेकिन शायद वो सियासी तारीख है, उससे शायद सबक सीखा किसी ने और वो अभी तो डिफ्यूज़ हो गई, फिजल आउट हो गई हवा में ही कि बैन करना या नहीं करना। गद्दारी का केस चलाने की बात भी हुई, वो भी फिजल आउट हो गया, उस पर भी हुकूमत कोई प्रैक्टिकली लगता नहीं कि पेशरफ्त करती हुई नजर आ रही है। केसेस की जहाँ तक बात है तो वो ज़्यादा देर तक खड़े होते हुए अदालतों में दिखाई नहीं दे रहे। तो फिर किस तरीके से जेल के फाटक को मज़ीद कुछ वक्त के लिए बरकरार रखा जाएगा? देखें भाईजान, PTI के बैन की मुखालफत हमने भी की, इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। बात यह है कि हुकूमत बेचारी क्या है यार, हुकूमत ने क्या करना है। मैं आपको फिर बार बार इशारे दे रहा हूँ कि जिनका मसला है वो लोग करेंगे, हुकूमत क्या बेचारी रबर स्टैंप है, बस रबर स्टैंपिंग करती रहेगी। नहीं तो जिनका मसला है वो मसला माफ़ी मांगने से हल नहीं हो जाएगा? मेरा नहीं ख्याल। जिस हद तक जा चुके हैं, जिस हद तक जिस नहज पे पहुंच चुके हैं, इसको प्रेसिडेंस बना दिया जाएगा, तो लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि माफ़ी से बात बनेगी। तो आप देख रहे हैं कि फिर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चलने वाला है, ये मिलिट्री कस्टडी में दिया जाएगा 190 मिलियन पाउंड केस के बाद खान साहब को। जो 9/11 ये जो 9 मई की बातें हैं वो अगर खुल के आ रही हैं और
उस तरह हुआ है, और अगर अदालतें इजाज़त दे देती हैं तो मैं आगे यही देख रहा हूँ कि फ़ौजी अदालतों में ये केसेस चलेंगे। वैसे एमएल वली खान साहब, इन दिनों तो खासी बाज़गश्त हमारे यहाँ भी है कि जी बांग्लादेश में जैसे तब्दीली आई है वो तब्दीली पाकिस्तान में भी आ सकती है। आप इसका कोई कंपैरेटिव कोई करते हैं कंपैरिजन बांग्लादेश के हालात के साथ? देखें जी, हालात की बात तो छोड़ दें, हालात की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश बहुत बेहतर है, आज भी माशी तौर पे बहुत बेहतर है, जमहूरी तौर पे बहुत बेहतर है, इदारे आज़ाद हैं उधर, और मैं पाकिस्तान को बिल्कुल भी बांग्लादेश के साथ नहीं लेके जा सकता, इस तरह का कुछ नहीं देख सकता। तो फिर क्या समझा जाए कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो पार्लियामान के अंदर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, जो ये कहती है हमारा मैंडेट चोरी किया गया, अदरवाइज हम हुकूमत में होते, जो फॉर्म 45 फॉर्म 47 की बात करती है, तो क्या उसको आसानी से जो है वो पॉलिटिकली कॉर्नर्ड या एलिनेट कर दिया जा सकता है? उनका कहना तो छोड़ दे, वो तो परसों सेनेट में अपोजिशन लीडर साहब इतने डटाई से खड़े होके, इतने सीरियसली उन्होंने इतना बड़ा जोक क्रैक किया कि 2018 में भी हमारा मैंडेट चोरी हुआ था। उनकी कहने की बातें तो छोड़ दें यार, वो जो कहते हैं वो अलग बात है। नहीं, लेकिन एमएल वली खान साहब बताए ना कि करेंगे कैसे। देखिए जो सपोर्ट है ये फैन, एंड आई डोंट इवन कंसिडर देम एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। ये इलेक्शंस मैनिपुलेटेड है। इन इलेक्शंस में जिस तरह मुस्लिम लीग को अगर हम कहते हैं कि सीटें पंजाब में ज़बरदस्ती जिताई गई, अगर हम कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में सीटें ज़बरदस्ती जिताई गई, अगर हम कहते हैं कि कराची में MQM को सीटें ज़बरदस्ती जिताई गई, अगर हम बलूचिस्तान को में कहते हैं कि उधर सीटें ज़बरदस्ती जिताई गई, तो हम ये वाज़े कहते हैं और साफ दावा करते हैं कि पुख्तनख्वा में भी PTI को ज़बरदस्ती सीटें जिताई गई है। लिहाजा इस काउंट से मैं कोई एग्जैक्ट काउंट नहीं है, बल्कि ये तो इदारे का बनाया हुआ एक काउंट है। Then what देखिए, मुझे तो सबसे पहले ये बताएं कि वेयर आर यू स्टैंडिंग राइट नाउ? 16 माह की PDM हुकूमत में ANP का PDM का साथ देना, उसके बाद नाउ नहीं जी नहीं, इस वक्त जी हम देखें, हम PDM बनाने वालों में से हैं, PDM का साथ नहीं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, हम PDM बनाने वाले हैं। हम वो लोग थे जिन्होंने इन सबको इकट्ठा किया उस वक्त फैज़ और बाजवा के रिजीम के ख़िलाफ़। हमने ये सब कुछ किया और फिर हमें ही निकाल दिया गया। इस वक्त एग्जैक्टली अवामी नेशनल पार्टी ना हुकूमत के साथ है और ना ये ड्रामाबाज अपोजिशन के साथ है। अवामी नेशनल पार्टी एट द पब्लिक इंटरेस्ट हर पॉइंट और हर नुक्ते पे कौम के साथ। नहीं देखिए ना, 16 माह की ये जो PDM बनाई उसमें बैठे ना आप, फिर क्या वजह हुई उससे अलहदा हो गए, एक बाहर आ गए? देखिए वो आपके सामने है, हमें एक जाली सा वो एक शोकॉज दे दिया गया जिससे पार्टी को समझे कि पार्टी की बेइज्जती हुई है, तो लिहाजा तजलील हुई है, लिहाजा पार्टी ने फैसला किया कि हमने PDM छोड़ दिए। बाकी उसमें तो और कोई वजह नहीं थी। तो वापसी का कोई रास्ता नहीं कि पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के कोई कंसेंसस डेवलप किया जाए? Why not भाई, for the betterment of Pakistan, for the betterment of the public, हम बैठने को तैयार हैं, हम हर किसी के साथ बैठने को तैयार हैं, और मैं ये पहल करने को भी तैयार हूँ कि मैं एक APC बुलाऊँ और सबको एक जगह पे बैठा के, बजाय इस लालच के हुकूमत में जाएं, अपोजिशन में जाएं, जिसमें भी जाएं, लेकिन कम से कम सब मिलके कौम। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया एमएल वली खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के तमगे की उम्मीद अरशद नदीम है। अरशद नदीम जो है जेवलिन थ्रोअर है, ताल्लुक बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के पास गोल्ड मेडल जीतने की आखिरी उम्मीद बाकी बची है और ये उम्मीद अरशद नदीम है। कौम की नज़रें अरशद नदीम पर जमी हुई हैं कि वो पाकिस्तान का परचम बुलंद करेंगे। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो मुकाबले में अपनी शानदार कारकर्दगी से रसाई हासिल की है। जेवलिन थ्रो का फाइनल आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11:25 पर हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान के अरशद नदीम समेत 12 एथलीट्स एक्शन में होंगे। पहले मरहले में तमाम 12 एथलीट्स 3-3 बार जेवलिन फेंकेंगे। 3 बारियों के बाद 8 बेहतरीन थ्रो करने वाले एथलीट्स मजीद 3 बारियां लेंगे। मजमूई 6 बारियों में सबसे बेहतरीन थ्रो करने वाले प्लेयर की हतमी थ्रो करार पाएगी और फाइनल में अरशद नदीम का सामना भारत के नीरज चोपड़ा से भी होगा। और अरशद नदीम की जो पर्सनल बेस्ट थ्रो है वो 90.18 मीटर है, जबकि ग्रेनेडा के जो एंडरसन पीटर्स हैं उनकी 93.07 मीटर है। कीनिया के जो जेवलिन थ्रोअर हैं वो 92.72 मीटर और जमहूरिया चेक के
जो जैकब वेडलिक हैं वो 90.88 मीटर की थ्रो कर चुके हैं, जबकि क्वालिफाइंग राउंड में अर्शद नदीम ने 86.59 मीटर की थ्रो की थी, जबकि नीरज चोपड़ा 89.34 मीटर की थ्रो फेंकने में कामयाब हुए थे। अब अर्शद नदीम के जो कोच हैं वो भी ये दावा कर रहे हैं कि अरशद जो है वो 93 मीटर्स 92 मीटर्स की थ्रो फेंकेंगे। हमारी नेक तमन्नाएं अरशद नदीम के साथ हैं कि वो मैक्सिमम अपना जो है वो पोटेंशियल अनलीश करें और जो है वो मैक्सिमम थ्रो हो, फाइनल में पाकिस्तान जो गोल्ड का तमगा है वो ले और पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद हो सके। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।